हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 6 सितंबर 2023। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है मालवी मिशन के बारे में। आपसे ये प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा कि मालवी मिशन क्या है, बट आपसे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री की दृष्टि से बनेगा वो है मदन मोहन मालवीय को लेकर। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप हिस्ट्री में किसी पर्सनालिटी को पढ़ते हैं, आप कोई भी बुक उठा लेना, वहाँ पर उनके बारे में 2 से 3 लाइन से ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आपको पीआईबी में ही मिलती हैं। तो आज मैं जब आपको ये आर्टिकल कवर करा दूंगा तो मदन मोहन मालवीय से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं या जिन जिन लाइन पे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो आपको यहीं पर एक जगह मिल जाएंगे। और ऐसा हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में हिस्ट्री की हर एक पर्सनैलिटी के साथ करते हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद को लेकर हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर हो, चाहे महात्मा गांधी को लेकर हो, चाहे नारायण गुरु को लेकर हो, किसी को भी लेकर हो। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर कभी भी मिस मत करना किसी भी पर्सनालिटी को लेकर। क्लियर? तो देखते हैं मालवी मिशन क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा कि मालवी मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यानी कि टीचरों को एक तरीके से ट्रेनिंग देना। किस तरह की ट्रेनिंग देना? क्योंकि आप देख रहे हो कि आजकल हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो टेक्निकल ज़्यादा हो रहा है, या कहें आजकल हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिजिटलाइज हो रहा है। तो जो पुरानी हमारी टीचिंग व्यवस्था है उसको चेंज करने के लिए अब इस मालवी मिशन की शुरुआत हुई है। कौन इसको देख रहा है? तो यूजीसी देख रही है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का सहयोग है। आपको इससे ज़्यादा यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप में से कई बच्चों के मन में आया होगा, सर यहाँ कहीं तो लिखा ही नहीं है कि डिजिटल एजुकेशन की बात है। तो आपको यहाँ पर ये लिखा है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर। तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें ये चीज़ें हिडन हैं। क्लियर? कि शिक्षा की गुणवत्ता को हम कैसे बढ़ाएंगे। तो ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति ना देकर आपको एक्सप्लेन करके दे सकते हैं। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब बात आती है यहाँ पे कि मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र कर दिया गया है। ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनना शुरू होंगे। ठीक है, बर्थडे आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन पता हो कि 25 दिसंबर को इनका बर्थडे मनाया जाता है, मदन मोहन मालवीय जी का। अब यहाँ पर कई बातें आती हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस भी होता है, 25 दिसंबर को नवाज शरीफ का बर्थडे, और शायद 25 दिसंबर को ही मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड कोई बात है, या तो उनका देहांत हुआ था और या फिर उनका जन्म हुआ था, मुझे याद नहीं है, लेकिन है कुछ उनसे रिलेटेड। ठीक है, और हो सकता है ना भी हो तो आप उसको स्किप कर देना, लेकिन बस मैंने बता दिया क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा इतना डेप्थ। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा मदन मोहन मालवीय के कार्यों को लेकर, इनकी संस्थाओं को लेकर, इनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को लेकर, और कार्यों में भी इनकी पत्रिकाएं, इनके संगठन, कांग्रेस में इनकी भूमिका और इनके रोल को लेकर। समझ गए? तो एक एक चीज़ को हम यहाँ पर क्लियर करते हैं ताकि आपका आंसर कहीं से, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आप आसानी से आंसर दे दें, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको बनाकर दिखा देंगे कि ऐसा प्रश्न बनेगा। ठीक, तो जैसा कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में इन्होंने काफ़ी सारे कार्य किए, काफ़ी सारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया, चाहे फिर वो उद्योगों को बढ़ावा देने की बात को लेकर हो, या इकोनॉमी की बात हो, या सोसाइटी में रिफॉर्म की बात हो, एजुकेशन, रिलीजन की बात हो, इन सब में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इन्हीं चीज़ों को देखकर महात्मा गांधी ने इन्हें महामना की उपाधि दी। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि महामना की उपाधि इनको किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो कंफ्यूज मत होना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दी थी, और महात्मा गांधी ने महामना की उपाधि मदन मोहन मालवीय को दी। ठीक है, दूसरी बात, भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इनको कर्मयोगी का दर्जा दिया। अब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आईएएस की तैयारी करते हो, तो आपको पता हो सरकार का एक मिशन है, मिशन कर्मयोगी, कहीं ना कहीं वो इसी से लिंक है।
और श्री IAS एकेडमी का भी मिशन है, मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्मयोगी का संदर्भ किससे है, ठीक, तो आप बताएंगे मदन मोहन मालवीय जी से। कर्म योग का संबंध किससे है? स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक से। ठीक है, राजयोग, कर्मयोग, इन्होंने पुस्तक लिखी ना, भक्ति योग, तो उसी से रिलेटेड है। क्लियर। बात आती है स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका है, तो क्वेश्चन कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि इनमें से ये नरमपंथी थे या गर्मपंथी थे, तो ये बीच के थे, ना तो ये नरमपंथी थे ना ही गर्मपंथी। क्यों? क्योंकि ये गोखले के भी अनुयायी थे और तिलक के। गोखले कौन थे बताइए? गोखले उदारवाद से रिलेटेड थे, नरमपंथ से। तिलक किससे रिलेटेड थे? गर्मपंथ से। क्लियर। जब मॉडर्न इंडिया आप पढ़ते हो स्वदेशी आंदोलन के समय, तो मैं वहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है। 1930 में गांधी के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने साथ दिया, अर्थात उसमें हिस्सा लिया, ना कि उसका विरोध किया। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था क्या, तो नहीं, साथ दिया था। ये 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1909 में, 18 में, 32 में और 33 में। ठीक है, ये चारों की चारों डेट भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस में 4 बार अध्यक्ष कौन चुना गया, एक ऐसा भी आगे चलकर प्रश्न बन सकता है। ठीक है। नलिनी सेनगुप्त जो थी, जब इनको 1993 में निर्वाचित कर लिया गया, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई, तो उनकी जगह पर फिर नलिनी सेनगुप्त ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इन्होंने गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में भूमिका निभाई। इस पर यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था, जब भारत सरकार ने महात्मा गांधी के योगदान को सराहा था गिरमिटिया मजदूरों को लेकर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आया था तो गिरमिटिया क्या था। ये एक तरीके की बंधुआ मजदूरी प्रथा थी। ठीक है, जैसे 1833 में दास प्रथा उन्मूलन के बाद स्थापित किया गया था। समझ गए। फिर बात आती है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन दिखा दूँ आपको कि यूपीएससी ने कैसा क्वेश्चन पूछा था। चलो पहले इस आर्टिकल को कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, गिरमिटिया मजदूरों को कहाँ से लाया जाता था? वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, ब्रिटिश कॉलोनी में चीनी, कपास, इन सब जगह के लिए यूज किया जाता था। कहने का मतलब ऐसे समझो कि उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी, मशीनें इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो ये जो अंग्रेज़ थे, ये लोग क्या करते थे, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट था और जो आपका कैरिबियन सी का एरिया पड़ता है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, ठीक है, जिनको आप लोग एक तरीके से लैटिन अमेरिका कंट्री बोलते हो, तो वहाँ से लोगों को, सस्ते मज़दूरों को अपनी उसमें जहाज़ में ज़बरदस्ती ठूस कर कैद करके ले आते थे, एक तरीके के दास के रूप में, और उनको मजदूरी करवाते थे। तो उनका नाम रख दिया गया था गिरमिटिया मजदूर। क्लियर। बाकी आपको नहीं याद रखना है। हरिद्वार के भीमगोड़ा में ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि गंगा महासभा की स्थापना किसने की थी? मालवीय जी ने। ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। सत्यमेव जयते शब्द को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है, सत्यमेव जयते का संबंध किस उपनिषद से? तो मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ना कि मांडुक्य। मालवीय जी के प्रयासों के कारण देवनागरी हिंदी लिपि को ब्रिटिश भारतीय अदालतों में पेश किया गया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। जाति भेद, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता, इसको लेकर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। ठीक है, हिंदू महासभा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है और यूपीएससी पूछ चुकी है। मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसके लिए इनको जाना जाता है BHU, ठीक है, पहले ये संस्कृत विश्वविद्यालय था, फिर इसको कन्वर्ट किया गया, नाम बदला गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और 2016 में इसके 100 वर्ष मनाए गए। ठीक है, और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र भी है। ठीक, इनकी पत्रिका है साप्ताहिक अभ्युदय। दिल्ली में ITO के पास में एक NGO है अभ्युदय, यहाँ पे मैंने लगभग 3 साल तक रिसर्च की है ऐसे ही। ठीक है, मर्यादा नामक इनकी पत्रिका। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभ्युदय और मर्यादा किसकी पुस्तिकाएं हैं या किसके समाचार पत्र हैं, किसकी पत्रिकाएं हैं, तो आप बता देना कि सर मदन मोहन मालवीय जी की हैं। क्लियर। अंग्रेजी का इनका एक अखबार है लीडर नाम से। इनकी अन्य पत्रिकाएं हैं हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, हिंदुस्तान टाइम्स।
समझ रहे? तो इनमें भी प्रश्न बनेगा, लीडर, हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, हिंदुस्तान टाइम्स, तो पता होना चाहिए। इनको भारत रत्न पुरस्कार 2014 में दिया गया, इससे पहले इनको नहीं दिया गया, तो मरणोपरांत इनको मिला है। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न बनता है कि भारत रत्न क्या केवल जीवित लोगों को दिया जाता है? तो नहीं, मरणोपरांत लोगों को दिया जाता है। एक साल में कम से कम कितने? तो 3। ये यूपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है। 2016 में सरकार ने वाराणसी नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस की शुरुआत की थी, मतलब ट्रेन की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब जो क्वेश्चन बनेगा मेरे हिसाब से बड़ा, वो ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यवर्गीय विचारधारा के व्यक्ति थे। इनको कर्मयोगी की उपाधि प्राप्त थी। इन्होंने न केवल नमक सत्याग्रह में भाग लिया बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ 4 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। इनकी कई पत्रिकाएं और पत्र हैं, जिनमें से अभ्युदय, लीडर और मर्यादा, ठीक है, ये प्रमुख हैं। निम्न में से कौन? तो अब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। या एक नया क्वेश्चन बन जाएगा कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का विरोध किया, मतलब ऐसे दे देगा, मदन मोहन मालवीय के संदर्भ में बताएं। नंबर 1, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का विरोध किया। इन्होंने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया। इन्होंने जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का विरोध किया। अब पूछेगा कौन सा सही है? तो विरोध ऊपर के 2, ठीक है, तो वो तो गलत है। नीचे वाला सही है विरोध, कि उन्होंने जाति भेदभाव, मतलब जातिगत जो भेदभाव होता है उसका इन्होंने विरोध किया, ना कि समर्थन किया। तो लास्ट वाला सही हो जाएगा। तो ऐसे भी कठिन क्वेश्चन बनेंगे। अब आपके लिए खुशखबरी देते हैं। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि 17 सितंबर 2023 से डेली आपको 5 करंट अफेयर्स के क्विज मिला करेंगे। क्विज का मतलब MCQ। वो क्विज बेस्ड होंगे हमारी इन्हीं करंट अफेयर्स की क्लास पर, ठीक है। अभी हम आपको क्या किया करेंगे कि जैसे 17 सितंबर से जो करंट के क्विज आएंगे, तो उसमें जो 17 क्विज पूछे जाएंगे वो आपके 16 सितंबर के होंगे, ठीक है। 18 को जो क्विज पूछे जाएंगे वो 17 सितंबर के, मतलब एक दिन बाद के, ताकि चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएं। फिर हम उसी के साथ साथ क्या करेंगे कि 5 क्विज और बढ़ा देंगे, और वो क्विज कौन से होंगे? वो पीछे की क्लासेस को कवर करेंगे, और भी जो नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं उनको। कहने का मतलब ये है कि श्री IAS एकेडमी अब न केवल करंट अफेयर्स को आपको ऐसे पढ़ाएगी, बल्कि क्विज के माध्यम से आपको प्रैक्टिस भी कराएगी। इसके अलावा आपको 15 अक्टूबर से, ठीक है, ध्यान से डेटें नोट कर लो, 15 अक्टूबर 2023 से इस करंट अफेयर्स की क्लास को क्विज फॉर्म में भी कवर कराएंगे। अर्थात तब 10-10 क्विज, 5-5 क्विज कराएंगे, और जो ये क्विज अभी हमने बना दिए ना, यही क्विज बनाकर आपको देंगे सामने, और उनका डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब आप में से क्वेश्चन होगा, क्या सर ये फ्री होगा? तो जी सर, ये यूट्यूब पर श्री IAS एकेडमी के चैनल पर ये जो 15 अक्टूबर से शुरू होंगे यहाँ पर यूट्यूब पर मिलेंगी क्लासेस, ठीक है। और ये जो 17 सितंबर से शुरू हो रहे क्विज, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या अगर आप श्री IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो वहाँ पर हम उसकी लिंक भेज देंगे। इसके अलावा अगर आप सर्च कर सकते हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का चैनल होगा, डेली UPSC प्रीलिम्स 2024 MCQ सीरीज। अभी इसमें 10 लिखे हैं, तो 5 अभी के 5 आगे हम और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का चैनल है, आप इसको सर्च करना, ठीक है। ये लोगो आपको मिल जाएगा, UPSC प्रीलिम्स MCQ बूस्टर 2024-2025 श्री IAS एकेडमी, ठीक है। तो ये क्विज आपको करने पड़ेंगे और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, समझ गए? तो बस इतनी बातें आज के इस आर्टिकल में हमें देखनी थी। अब देखते हैं अगला जो हमारा आर्टिकल है। अगला आर्टिकल है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी को लेकर। इस आर्टिकल को पढ़ें, पहले आपको बैक ईयर के क्वेश्चन दिखा देते हैं, ठीक है। तो बैक ईयर के क्वेश्चन में जो मुझे क्वेश्चन दिखाना है वो दिखाना है मेनली, किसका दिखाना है? हाँ, ये गिरमिटिया वाला, ठीक है। तो मैंने बोला था पूछा गया है। तो देखो, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, ठीक है, ये तो पता था सबको। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हुए थे।
देखो, गांधी जी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मना किया था भारतीय सैनिकों को कि वो भर्ती नहीं होंगे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने साथ दिया था अंग्रेज़ों का और भारतीय सैनिकों को भर्ती करवाया था। इसीलिए गांधी जी को कहा जाता है क्या, भर्ती करने वाला सार्जेंट। क्लियर। तो यहाँ पर ये गलत है कि समर्थन नहीं किया, इसको आप एलिमिनेट कर दोगे, 1 और 3 आपका इसमें आंसर सही मिलेगा। क्लियर, यानी कि इसका आपका बी आंसर सही हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी पे कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे, डेप्थ में भी बनेंगे, शॉर्ट में भी बनेंगे। डेप्थ में जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अपनी इकोनॉमी की क्लास में कवर कराएंगे। क्लियर। अभी के लिए जो आपको बस याद करना है, बस ये याद करना है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का संबंध है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि बैंकिंग क्षेत्र से, खगोलीय ब्रह्मांड से या कहें ब्रह्मांड से, ठीक है, तीसरा रोबोटिक्स से, चौथा पर्यावरणीय से। तो आप बता देना साहब बैंकिंग से। अब आप में कुछ बच्चों के मन में आएगा सर क्या ऐसा प्रश्न आया है, तो भाई साहब बहुत बार ऐसे प्रश्न यूपीएससी ने टच किए हैं। जैसे आप ये वाला देखो क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पिछड़े क्षेत्र दे दिया, राष्ट्र आनुवांशिक संशोधन दे दिया, पर्यावरणीय लागत दे दिया, जबकि यहाँ पे था कर अपवंचन से रिलेटेड, टैक्स से। ये ओईसीडी कंट्री मेंबर के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर इसी तरह एक और क्वेश्चन आया था, ये आया था आपका 2014 में कि सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सावधि देता है। इससे तो समझ जाओगे, लेकिन सीमांत स्थायी सुविधा दर जिसने नहीं पढ़ी होगी तो वो नहीं समझ पाएगा। तो ऐसा ही प्रश्न बनाया जा सकता है, तो आप बता सकते हो कि बैंक कार्य से। क्लियर। तो आप समझ गए इस आर्टिकल पे प्रश्न क्या बनेगा। प्रश्न यही बनेगा कि इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का संबंध किस क्षेत्र से है। क्लियर। अब यहाँ पर एक नई धारणा के साथ इस टॉपिक इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ, समझा ही देता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, कहाँ इकोनॉमी में जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, अभी बेसिक से समझ लो, डेप्थ में मत समझो। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का कि इकोनॉमी में क्या होता है कि 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट होती है पूंजी, ठीक है, दूसरी इम्पोर्टेंट होती है पूंजी को मैनेज करने वाली बॉडी, ठीक है, तीसरी इम्पोर्टेंट होती है पूंजी का बाजार में उपलब्धता। क्लियर। ये 3 चीज़ें हैं। अब यहाँ पर 3 में क्या है कि तीनों एक साथ कभी नहीं हो सकती हैं। तीनों एक साथ का मतलब कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि वो तीनों को एक साथ रेगुलेट कर ले। यानी कि अगर वो ये सोचता है कि वो पूंजी को मैनेज भी कर ले और पूंजी का फ्लो भी ना हो, है ना, और पूंजी बनी भी रहे, ये पॉसिबल नहीं। या तो ये 2 हो सकते हैं, या तो ये 2 हो सकते हैं, या तो ये 2 हो सकते हैं। 3 कंडीशन नहीं हो सकती। इसको सरल भाषा में और समझो, जब मैं कोणार्क गया था, कोणार्क के टेम्पल, और आप भी जब जाएंगे तो वहाँ मंदिर में प्रवेश करने से पहले 2 मूर्तियाँ लगी हैं। ठीक है, उन मूर्तियों में क्या है कि एक आदमी है नीचे, उस आदमी को हाथी अपनी सूंड में लपेटे हुए है, ठीक, और हाथी बैठा हुआ है, उस हाथी के ऊपर शेर बैठा हुआ है, बाघ। ठीक, इस पिक्चर में पूरे जीवन का सार है। क्या कहना चाह रही है पिक्चर, ये पिक्चर ये कहना चाह रही है कि 3 चीज़ें दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास एक साथ नहीं हो सकती। किसी भी व्यक्ति के पास 3 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। कौन कौन सी 3 चीज़ें, पावर, ठीक है, पैसा और माइंड। ये 3 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो खूब शक्तिशाली भी हो, उसके पास खूब पैसा भी हो और उसकी बुद्धि भी खूब तीक्ष्ण हो, मतलब बहुत ही बड़ा ज्ञानी हो, ये 3 चीज़ें नहीं हो सकती हैं। या तो किसी के पास पावर पैसा होगा, या पैसा और माइंड होगा, ठीक है, या पावर और माइंड होगा, पैसा नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें। जैसे आप कुछ बच्चे कहेंगे सर मोदी जी के पास तो तीनों हैं। मोदी जी के पास पावर है, ठीक है, माइंड भी है थोड़ा बहुत, लेकिन पैसा नहीं है। अडानी जी के पास क्या है, पैसा है, ठीक है, माइंड है, लेकिन पावर नहीं है। पावर का मतलब वो देश को रन नहीं करते डायरेक्टली, अथॉरिटी उनके हाथ में नहीं है।
तो ये किसी के पास नहीं है, और जिसके पास अगर है तो वो भगवान है। तो वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं, तब चीज़ें हमें और अच्छे से क्लियर होंगी। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक त्रिभुज बनाया गया है, फ्री कैपिटल फ्लो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। पहले इन तीनों शब्दों को समझ लें ताकि आगे दिक्कत ना हो। फ्री कैपिटल फ्लो का मतलब होता है पूंजी का प्रवाह। पूंजी का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह का मतलब कि जैसे हमें कोई सामान खरीदना है, ठीक है, तो हम खरीद लाए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर हमें अमेरिका से चीज़ें सस्ती लग रही हैं, हमने अमेरिका से ख़रीदा, हमें चाइना से सस्ती लग रही है, हम चाइना से ख़रीदे, ठीक है। तो यहाँ दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी ना कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अमेरिका से ख़रीदेंगे तो हमारा रुपया अमेरिका में जाने लगेगा और उनका डॉलर हमारे यहाँ आने लगेगा, यानी कि डॉलर का वजन बढ़ेगा और रुपया की कीमत घटेगी। क्यों? क्योंकि हम आयात कर रहे हैं। समझ गए? अमेरिका हमारे यहाँ से नहीं खरीद रहा है, ठीक। तो यहाँ वो इकोनॉमी जो कमज़ोर हैं वो फ्री कैपिटल फ्लो में फेल हो सकती हैं, ठीक। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब है विनिमय दर के अंतर्गत फिक्स रखना। फिक्स का मतलब ऐसे समझो, जैसे आप पढ़ते हो ना CRR, SLR, ठीक है, RR, ये क्या है? सरकार इनको फिक्स नहीं करती है, बल्कि हर 2 से 4 महीने में चेक करती कि कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है। क्यों घटाती बढ़ाती है? ताकि बाजार में पैसे का प्रवाह बना रहे। अगर सरकार ने फिक्स कर दिया और पैसा घट गया बाजार में, तब क्या होगा? महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, ठीक। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। फिर है इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कोई अथॉरिटी ना हो, बाजार ये सब कुछ डिसाइड करे। मतलब जितना ज़्यादा पैसा जाए तो ज़्यादा पैसा फ्लो होगा, तो क्या होगा कि CRR हमारा जो होगा वो हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि पैसे का फ्लो रुक जाए। लेकिन अगर हमारे पास CRR को कोई गवर्न करने वाली बॉडी नहीं है, कैश रिजर्व रेशियो को या RR को गवर्न करने वाली कोई बॉडी नहीं है रिजर्व बैंक की, तो क्या होगा कि CRR की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि दिक्कत आ जाएगी। समझ गए? तो बस यही समझ लो कि ये तीनों चीज़ें हैं कि अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपनी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट करती है और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है तो संभव नहीं है। अगर वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखती है, फ्री कैपिटल फ्लो करती है, तो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं हो सकती। अगर वो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी रखती है, फ्री कैपिटल फ्लो रखती है, तो उसकी फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं हो सकती। समझ गए? तो ये एक तरीका का ट्रायंगल है, तिलिस्म है, जिसमें व्यक्ति उलझ जाता है, देश उलझ जाते हैं और उनकी इकोनॉमी पूरी चौपट हो जाती है। और जो इन तीनों के साथ बैलेंस बना लेते हैं उनकी इकोनॉमी ठीक ठाक चलती रहती है। तीनों 100% कभी नहीं हो सकते, लेकिन बैलेंस बनाया जा सकता है। समझ गए? यही बातें हैं यहाँ पे कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय निवेशकों को इम्पॉसिबल ट्रिनिटी पर काबू पाने में एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या है? एक त्रिलमा है। त्रिलमा का मतलब तिलिस्म या त्रिभुज है। इस विचार को संदर्भित करता है कि एक अर्थव्यवस्था स्वतंत्र मौद्रिक नीति, निश्चित विनिमय दर नहीं बनाए रख सकती है और एक ही समय में अपनी सीमाओं के विपरीत पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति नहीं दे सकती। अर्थात यहाँ पर सीधी सी बात है कि आयात को या निर्यात को लेकर इसकी नीति ऐसी नहीं होगी कि जैसी मर्जी आए वो आप करो, रेगुलेट करेगी। ठीक। निश्चित विनिमय दर का क्या मतलब है? घरेलू मुद्रा अन्य विदेशी मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग आदि की बास्केट से जुड़ी होती है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, अभी आप पढ़ते हो ना कि रुपया गिर रहा है, डॉलर चढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे रुपए की वैल्यू गिरती है और कई बार हम अपने रुपए की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेशन है। यहाँ मत पढ़िए, बस इतना जान लो कि जब हमारा रुपया कमज़ोर होता है, ठीक है, जब हमारा रुपया कमज़ोर होता है तो हम जो चीज़ आयात करते हैं वो महंगी पड़ती हैं। ठीक है, कमज़ोर का मतलब ऐसे समझो, $1 में अगर हमारे 90 रुपये हो गए, ठीक, तो हमें अगर कोई सामान अमेरिका से ख़रीदना है और वो $2 का है तो हमें 180 रुपये पे करने पड़ेंगे।
और अगर हमारा रुपया मजबूत हो जाए यानी कि $1 60 का हो जाए तो हमें केवल 120 पे करने पड़ते, यानी कि हमें 60 रुपये की बचत होती। दूसरी ओर क्या है कि ये आयात को तो हतोत्साहित करता है, लेकिन ये निर्यात को बढ़ाने के लिए मजबूती प्रदान करता है। निर्यात का मतलब क्या? इसमें क्या होगा कि सोचो कि जब हमारा निर्यात बढ़ेगा यानी कि हमारे देश से चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बिकेंगी, तो पहले लोग हमको $1 का कितना देते थे? 60 रुपये देते थे। अब हमको $1 के हिसाब से वो कितना देंगे? 90 देंगे। तो हमारे पास ज़्यादा रुपया आएगा। इसीलिए देखना कि सरकार को जब अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा तो वो रुपए को गिरा देगी, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हो अवमूल्यन, अधिमूल्यन, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा, ठीक। तो यही चीज़ें हैं कि आयात को हतोत्साहित करते हैं हम और निर्यात को बढ़ाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, रुपए को एक तरीके से कम कर देते हैं, ठीक है, गिरा देते हैं, कहते हैं कि रुपए की कीमत गिर गई हमारी। समझ गए? एक सक्षम नीति निर्माता किसी भी समय इन 3 उद्देश्यों में से 2 को प्राप्त कर सकता है, मतलब तीनों को एक साथ नहीं प्राप्त कर सकता। किसने इसकी शुरुआत की ये नहीं पूछेगा, बस ये लाइन पे क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और मौद्रिक नीति की एक मौलिक अवधारणा है। जब हम आपको मौद्रिक नीति पढ़ाएंगे, ठीक है, मौद्रिक नीति का मतलब मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना, ताकि बाजार में महंगाई न बढ़े या कहें बाजार में मुद्रा का प्रवाह बना रहे। इकोनॉमी की हमारी पहली क्लास होगी, वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, ठीक है, और वहाँ पर हम इस टॉपिक को भी कवर कर देंगे फिर से। ये उन अंतर्निहित चुनौतियों का वर्णन करती जिनका सामना देश अपनी विनिमय दर और पूंजी प्रवाह से संबंधित 3 विशिष्ट नीतिगत उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वही कि 3 चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं कि फ्री फ्लो होना चाहिए, फिक्स्ड मॉनेटरी पॉलिसी होना चाहिए, फिक्स्ड आपकी पैसा होना चाहिए, और हमारी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को देखता है ये। चुनौतियाँ क्या क्या हैं? जब कोई देश मुक्त पूंजी प्रवाह यानी कि फ्री कैपिटल प्रवाह और निश्चित विनिमय दर यानी कि फिक्स्ड जो विनिमय दर है, ठीक है, ये देखो ये, ठीक है, एक्सचेंज रेट, कैपिटल फ्लो और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, इस क्षेत्र को मत भूलना। जब कोई देश मुक्त पूंजी प्रवाह निश्चित विनिमय दर को प्राथमिकता देता है तो अपनी मौद्रिक नीति पर नियंत्रण खो देता है। कैसे खो देता है? मान लो जब पूंजी का प्रवाह होगा तेजी से, सपोज करो कि विदेशों से लोगों ने पैसा भारत में डंप कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा पैसा भारत में आ गया तो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो क्या होगा कि प्राइस बढ़ जाएंगे। तो प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? मौद्रिक नीति से नियंत्रण खो देंगे हम, ठीक है। यदि कोई देश एक निश्चित विनिमय दर और स्वतंत्र मौद्रिक नीति बनाए रखना चाहता है तो उसे अपनी सीमाओं के विपरीत धन के प्रवाह को सीमित करने के लिए पूंजी नियंत्रण लागू करना होगा, ठीक है। इसीलिए आप देखे होंगे कि हमारे मार्केट में काला धन नहीं आना चाहिए, ये काला धन वाली सिचुएशन है, ठीक है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत हो। स्वतंत्र मौद्रिक नीति और मुक्त पूंजी प्रवाह का विकल्प चुनने के लिए विनिमय दर में उतार चढ़ाव को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, जिससे संभावित रूप से अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। वही बात है कि अगर इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी है और फ्री कैपिटल प्रवाह है तो उससे विनिमय दर में उतार चढ़ाव स्वीकार करना ही पड़ेगा हमें, वहाँ पर हम फिर फिक्स नहीं रख सकते। वही बातें बार बार चीज़ें कहने का मतलब है, शब्दों में इससे बुनने की कोशिश की है। कब ये आया था आप देख सकते हो, 1997 1992 में, आपसे नहीं पूछेगा। भारत इसमें कैसे जूझ रहा है, भारत की क्या रणनीतियाँ हैं? तो ब्याज दरों का प्रबंधन सरकार कर रही है, जिसमें आरबीआई फिर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तुलना में आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाने में सतर्क रहा है। इसका क्या मतलब है? कई बार आपको इस शब्द मिलता होगा ना अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तुलना में आरबीआई ब्याज दर बढ़ा रही है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे हमारे यहाँ बैंक है आरबीआई, ठीक है, केंद्रीय बैंक है, इसका क्या काम होता है? सीआरआर, एसएलआर, इन चीज़ों को रेगुलेट करना। ये सीआरआर, एसएलआर क्या होते हैं? ये हैं बैंक के आरबीआई के पास एक तरीके की जमा रकम, या कहें आरबीआई के पास कोई भी व्यक्ति जमा करना चाहे बैंक के जरिए तो जमा कर सकता है। अर्थात आरबीआई जब इस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो बैंकें क्या करती हैं? जनता को पैसा ना देकर आरबीआई को पैसा देने लगती हैं। ध्यान से सुनना, अभी मैं सरल शब्दों में बता रहा हूँ, वैसे जब इकोनॉमी पढ़ोगे तभी कॉन्सेप्ट आता है, बीच से कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सरल भाषा में।
कि जब आरबीआई सीआरआर आरआर वगैरह ये बढ़ाती है तो बैंकें अपना पैसा आरबीआई को देती हैं, ठीक है, जनता को नहीं देती। क्यों? क्योंकि बैंकों का काम क्या है? लाभ कमाना। तो जब वो लाभ आरबीआई ही दे रही है ज़्यादा से ज़्यादा जनता की अपेक्षा, और आरबीआई को देने से बैंकों के पास सेफ्टी है क्योंकि उनको वसूलने नहीं जाना है, एक इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। क्लियर? तो उसी तरह से अमेरिका क्या करता है, अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो दुनिया भर का जो पैसा है अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कराने के लिए अपने यहाँ की ब्याज दर बढ़ा देता है। तो जब अमेरिका अपनी ब्याज दर बढ़ाएगा तो दुनिया भर के लोग किधर जाएंगे? अमेरिका की ओर जाएंगे। तो पैसा सबसे ज़्यादा किसके पास आ जाएगा? अमेरिका के पास आ जाएगा। और अमेरिका क्या इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ की मौद्रिक नीति ठीक हो जाएगी। तो आरबीआई क्या करती है कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व को टक्कर देने के लिए अपनी भी बढ़ा देती है कि आओ बेटा अब हमको भी तुम दो आके, है ना, कंपटीशन है एक तरीके का। बस ये समझो, दरें बढ़ाने की अनिच्छा मंदी उत्पन्न होने के भय से प्रेरित है। मतलब दरें जैसे नहीं बढ़ाई जाती हैं तो कई बार ये होता है कि अगर दर नहीं बढ़ाई जा रही है, ठीक, तो लोग पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो बाज़ार में पैसे का फ्लो नहीं होगा, पैसे का फ्लो नहीं होगा तो मंदी आ जाएगी, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। कम ब्याज दर मध्यस्थता अमेरिका में पूंजी की उड़ान और भारतीय रुपए के आसन्न मूल्य ह्रास का संकेत देती है। कम ब्याज दर मतलब वही कि अगर आरबीआई अपनी ब्याज दर कम कर देती है, ठीक है, तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि अमेरिका की ओर फिर लोग ज़्यादा कह सकते हो मूव करेंगे क्योंकि अमेरिका का ज़्यादा पैसा है। विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना, उस पर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। हॉट मनी को लेकर, हॉट मनी वो मनी होती है जो जहाँ लाभ देखती है वहाँ की ओर उन्मुख हो जाती है, मतलब उधर की ओर भाग जाती है, ठीक है, यानी कि जिसको लगता है कि यहाँ पैसा जल्दी से जल्दी कमाया जा सकता है। बाकी आप यहाँ पे स्किप कर दो, ठीक है, जब इकोनॉमी पढ़ना वहाँ पर इस आर्टिकल को फिर से पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। आयात प्रतिबंध और लाइसेंसिंग नीतियों को लेकर वही जो भी मैंने आपको बताया कि पूंजी बहिर्प्रवाह को नियंत्रित कैसे किया जाएगा। हमारा जो पूंजी है वो बाहर ना जाए, सरकार क्या करती है, या तो आयात पर प्रतिबंध लगा देगी या तो रुपए को गिरा देगी। तो गिरा देगी तो तुम आयात करोगे ही नहीं। जो एप्पल का आईफोन पहले आपको $100 में मिल जाता था अब आपको $200 में मिलेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें, बाकी आप ये पढ़ लेना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो क्वेश्चन आएगा वो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी को लेकर आएगा, ठीक है, और उस ट्रायंगल को लेकर आएगा। तो वो बस आपको ट्रायंगल याद रखना है, ठीक है, कि एक्सचेंज रेट यहाँ पे, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, और यहाँ पे फ्री मतलब फ्लो उसका कैपिटल, ठीक है। तो बस ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी ये मुद्रा चाइना वगैरह की आप हटा दो। विदेशी संस्थागत निवेशक और भारतीय ऋण इसको भी हटा दो, ठीक है। ये जब मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊँगा तभी वहाँ पढ़ना, अभी आप हटा ही दो इसको, नहीं तो फिर इकोनॉमी की एक क्लास बन जाएगी। क्लियर? अगला आर्टिकल है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यूपीएससी ने 2023 में भी क्वेश्चन पूछा है, और ख़ास बात है कि श्री आईएएस एकेडमी ने इसको डिटेल में पढ़ाया था, मतलब मैगजीन में डिटेल में हमने दिया था और हमने बोला भी था इस पर प्रश्न आएगा क्योंकि ये ई-रुपया है और पायलट प्रोजेक्ट पे शुरू किया जा रहा। इस आर्टिकल को पढ़ें, बस बेसिक कुछ बातें जान लो। वो क्या है, जैसे कि आप पढ़ते हो ना बिटकॉइन वगैरह होती है, ठीक है। बिटकॉइन में और इसमें बस इतना डिफरेंस है कि बिटकॉइन की कोई अथॉरिटी बॉडी नहीं है, यानी कि कोई केंद्रीय बैंक नहीं है जो ये कहता हो कि हाँ आप बिटकॉइन ले लो, हम जिम्मेदार हैं, हम गारंटर हैं। लेकिन ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है यानी कि सीबीडीसी, ठीक है, ये भारत सरकार के आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड है। अर्थात जैसे आप जब रुपया लेते हो ना तो ऊपर उसमें नहीं लिखा होता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हो सकता है अगर नाम भारत बदल जाएगा तो रिजर्व बैंक ऑफ भारत भी हो जाएगा, आरबीबी, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ये सेंट्रल बैंक है हमारा, यही तो अथॉरिटी है, यही तो पैसा जारी करती है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वित्त मंत्रालय भी तो करता है, अब वो नोट नहीं आते हैं सर, ठीक है। तो सीबीडीसी क्या है कि भारत के केंद्रीय बैंक के द्वारा संचालित एक डिजिटल मनी, ठीक है, डिजिटल पैसा, जैसे कि बिटकॉइन वगैरह होती हैं। बिटकॉइन से क्या डिफरेंस है कि बिटकॉइन की कोई अथॉरिटी नहीं है, इसकी एक अथॉरिटी है। फायदा इससे क्या होगा, देखो अब ऐसे प्रश्नों में ना कॉमन बातें सोचा करो। कॉमन क्या कि जब पैसा डिजिटल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या नोट छापने पड़ेंगे? नहीं।
क्या ब्लैक मनी हो पाएगी? नहीं। क्या जो इनकम टैक्स है वो पता कर पाएंगे? पता कर लेंगे। क्या हम मतलब जो काला धन आना है दूसरे देश से यहाँ पे, क्या वो आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि सब तो कंप्यूटर पे होगा ना। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है आगे चल के, कि भ्रष्टाचार ही नहीं हो पाएगा। बस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट बनाओगे, उन ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट में पैसा स्टोर रखोगे, और जितना स्टोर रखोगे वो बैंक को पता होगा। अभी क्या है कि हम कहीं पे भी छिपा देते हैं, 500 के, 2000 के। इसीलिए आपको मैं बात बताऊं, सरकार ने 2000 का नोट ख़त्म कर दिया है, और इसीलिए छपाई भी नहीं हो रही, और अब 500 नोट की भी छपाई नहीं हो रही। और आगे चल के देखना, मार्केट से 500 का नोट भी हटा दिया जाएगा। जैसे आप देख रहे हो ना आजकल गडकरी साहब को, वो क्या किए हैं, 10% टैक्स लगा दिए एक्स्ट्रा डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों में। क्यों? क्योंकि लोग अब डीजल पेट्रोल की गाड़ी ना खरीद के इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, ताकि सरकार जो ऑयल है उसका इंपोर्ट ख़त्म कर दे। और इसीलिए एक रीज़न ये भी है कि पेट्रोल की कीमतें सरकार जानबूझकर बढ़ाई है, ताकि लोग इलेक्ट्रिक की ओर जाएं। समझ गए? तो ये गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट होते हैं, सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं। तो बस यही चीज़ आप समझ लो कि प्रेजेंट मनी और फ्यूचर मनी में बस ये डिफरेंट है। इसमें आपके हाथ में होगी, इसमें कंप्यूटर में होगी। जैसे फ़ोन पे आपका पैसा होता है वॉलेट पे, ऐसे ही समझो। अभी आप में से कितने लोग हैं जो लोग रियल में जाके एटीएम से पैसे निकालते हैं? बहुत कम है। अगर आपको 10 रुपये भी देना है तो आप फ़ोन पे ही करते हो। क्लियर? तो वही बातें हैं। अब पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सीमा पार भुगतान की दक्षता में सुधार के लिए सीबीडीसी या ई रुपये की क्षमता पर प्रकाश डाला। इसका दूसरा नाम ई रुपया है। आरबीआई अधिक बैंकों, शहरों, मतलब ये सब पायलट पर चल रहे हैं, अभी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी पायलट प्रोग्राम है, बस चेक किया जा रहा है कि हाँ सही होगा या नहीं होगा। क्या है ये? कागजी मुद्रा का डिजिटल रूप है और किसी भी नियामक संस्था द्वारा संचालित नहीं होने वाली क्रिप्टो करेंसी के विपरीत, ध्यान देना, विपरीत केंद्रीय बैंक द्वारा जारी तथा समर्थित वैध मुद्रा है, लीगल ट्रेंडिंग मुद्रा है। लीगल ट्रेंडिंग पे भी क्वेश्चन आया, यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, तो ये चीज़ें पता हो कि ये केंद्रीय बैंक द्वारा लीगल ट्रेंडिंग है। वैध मुद्रा का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति उस मुद्रा को लेने के लिए लीगली बाउंड है, मतलब उसको लेना ही पड़ेगा वो पैसा, वो मना नहीं कर सकता है। ठीक है, लिखा नहीं होता धारक को अदा करते हैं। समझ गए इतनी बातें? फिएट मुद्रा क्या है? फिएट मुद्रा वास्तव में वो मुद्रा होती है जिसको एक कोई प्राधिकरण या कहें वो अथॉरिटी जारी करती, जिसकी एक अपने आप में वैल्यू होती है। आप लिख दो एक कागज़ में कि 10 रुपये, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन वही चीज़ आरबीआई लिख के दे दे 10 रुपये, तो वो 10 रुपये माने जाएंगे। समझ गए? सरकार अगर लिख दे 2 लाख रुपए स्टाम्प पेपर पे, तो 2 लाख का नोट बन जाता है। मोदी जी साइन कर दें, ठीक है, अडानी के नाम पर कि अडानी जी आप श्री आईएएस एकेडमी को 10 करोड़ रुपए दे देना, तो अडानी जी देंगे क्योंकि वो साइन मोदी जी का है। तो उसको फिएट बोलते हैं, अथॉरिटी एक तरीके की। ठीक है, फिएट मुद्रा के साथ 1 to 1 विनिमय करने में सक्षम है। मतलब जैसे फिएट मुद्रा होती है ना, ये नोट अपने, इसको समझो नोट जो आजकल आप यूज करते हो, तो उसमें क्या होता है कि हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को देते हैं, तो इसमें भी वही कर सकते हैं, बिल्कुल फ़ोन पे की तरह। फ़ोन पे में उनका वॉलेट होता है ना, वही चीज़। फिएट मुद्रा राष्ट्रीय मुद्रा जो किसी वस्तु की कीमत जैसे सोने या चांदी की कीमत पर नहीं आंकी जाती, बल्कि लिख लो आगे यहाँ पे प्राधिकरण की साख के द्वारा आंकी जाती है। क्योंकि इतनी लाइन आपको लिखी हुई मिलती है तो आप समझ नहीं पाते कि फिर आंकी किससे जाती है ना। तो ये पता होना चाहिए कि फिएट मुद्रा राष्ट्रीय मुद्रा जो वस्तु की जो किसी वस्तु की कीमत या सोने या चांदी के आधार पर ना माप के, बल्कि व्यक्ति के क्रेडिबिलिटी पर। जैसे आपको कई लोग मिलेंगे जीवन में जो आपको लोन देंगे। कुछ लोग लोन आपकी घर संपत्ति को देख कर देंगे, कुछ आपकी जुबान को देख कर देंगे कि नहीं यार ये आदमी बड़ा अच्छा है या ये देवी बड़ी अच्छी है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा समर्थित है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे उपयोग होते हैं, यूपीएससी इस पर प्रश्न पूछ चुकी है। ठीक है, सीबीडीसी की अवधारणा सीधे तौर पर बिटकॉइन से प्रेरित है, लेकिन बस अंतर इतना है कि बिटकॉइन को क्या है, कोई लीगल टेंडर नहीं है, जबकि सीबीडीसी को क्या है, एक लीगल टेंडर है। ये विकेंद्रीकृत आभासी मुद्रा क्रिप्टो करेंसियों से अलग है, जो राज्य द्वारा जारी नहीं की जाती। कौन जारी नहीं की जाती? आभासी मुद्राएं और क्रिप्टो करेंसी। लेकिन ये जो है हमारी सीबीडीसी, ये एक निविदा है, कहने का मतलब लीगल टेंडर के अंतर्गत है। ठीक, बट ये जो है नीचे की क्रिप्टो पर संपत्तियाँ या बिटकॉइन, ये लीगल टेंडर नहीं है।
क्लियर। उद्देश्य क्या है, अब वही पुरानी बातें, नोट को समाप्त करना, ये सब आप पढ़ लेना। कोई विश्व में किया है, हाँ कई देश कर चुके हैं, जैसे CBDC बहामास ने किया है, ठीक है। सैंड डॉलर लॉन्च करने वाली पहली अर्थव्यवस्था रही है। नाइजीरिया 2020 में नायरा करके दूसरा देश बना। चाइना ECNY का संचालन करने दुनिया की पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। मतलब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो बहामास एक छोटा है ना, नाइजीरिया भी छोटा है, देश है ये। चाइना को इसलिए बड़े लेवल पे कहा जा रहा है प्रमुख अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये दुनिया की इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करते हैं। इंडिया, चाइना, अमेरिका, रशिया, यूरोप, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसे लगाइए कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन, जैसे G20 में मेंबर होते हैं, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। महत्व क्या है आप इसको पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बेसिक है, आप पढ़ सकते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसको एक लाइन में समझो। असंगठित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जो सरकार की नज़र में पूरी तरह से काउंट ना हो। पूरी तरह से काउंट का मतलब, जैसे रेडी पटरी वाले अपना सामान बेचते हैं, ठीक है, क्या वो कोई GST बिल पे करते हैं? नहीं करते हैं, तो सरकार को अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि उनकी इनकम कितनी, उनकी सैलरी कितनी है ना। तो उसको असंगठित के अंतर्गत काउंट किया जाता है। संगठित का मतलब होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे श्री IAS एकेडमी एक संगठित इकोनॉमी का रूप है। मतलब हमारा एक एक पैसा जो आप में से जो लोग पे करते हैं वो एक एक काउंट होता है, गवर्नमेंट के द्वारा वो अथॉरिटी है पूरी, कि गवर्नमेंट उसमें अपना टैक्स डिटेक्ट करती है, इनकम टैक्स अपना डिटेक्ट करती है, सब कुछ करती है, ठीक। चुनौतियां क्या हैं, वही डाटा को लेकर, ये बेसिक चुनौतियां होती हैं। बैंक की मध्यस्थता समाप्त हो जाएगी तो उससे दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चुनौतियां हैं, तो बस इनको आप ऐसे देख लो, नहीं डेप्थ में इतना आएगा। अगला है प्रशांत मौसम में परिवर्तन। देखो मैंने इससे पहले कुछ दिन पहले आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था ला नीना और एल नीनो के बारे में, ठीक है। वहाँ पर मैंने ये आर्टिकल बताया था। अभी मैं क्या करूँगा, बस एक बार रिवीजन करा दूंगा ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अपने से अधिकांश बच्चों ने पढ़ रखा है। तो क्या है, हो क्या रहा है कि इस समय जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही हैं। कहने का अर्थ है कि वहाँ चक्रवात आ रहे, तूफान आ रहे, तो उससे ये खतरा हो गया है कि अल नीनो और ला नीनो की जो अवधि है, जो एक निश्चित टाइम पर आते थे, वो अब कहीं गड़बड़ ना हो जाए। साथ ही जो पर्यावरण की गतिविधियां हैं वो कहीं ना गलत हो जाएं, यानी कि जलवायु परिवर्तन को लेकर ये एक बड़ा संकेत है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एल नीनो ला नीना पे पूछा जाएगा, वाकर सर्कुलेशन पे पूछा जाएगा और इंसो पे पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इंसो का मतलब होता है एल नीनो साउथ ऑसिलेशन, ठीक। हम इसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप समझ जाएं और आपसे चीज़ें गड़बड़ ना हो कहीं पर भी, क्लियर। तो देखो जैसा कि आप ये मैप देख रहे हो, ठीक है, इस मैप में ये आपका इसको पेन को मैं चेंज करूं पहले, जैसे आप ये देख रहे हो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। नॉर्मल तरीके से क्या होता है कि ये हमारी जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड विंड चलती हैं। ट्रेड विंड जो होती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, ठीक है। तो ये जब ट्रेड विंड जब चलती हैं तो यहाँ पर इस बीच में प्रशांत महासागर के बीच में क्या होता है कि यहाँ पानी गर्म होता है, हल्का हल्का, समय लगता है, एक दिन में नहीं होता है कोई चीज़ें, ठीक है। पानी यहाँ गर्म होता है, तो जब पानी कहीं पर भी गर्म होता है तो क्या होता है, वो ऊपर की ओर उठता है, और जब पानी गर्म ऊपर की ओर उठता है तो उसकी जगह लेने के लिए आसपास का ठंडा पानी वहाँ पर जमा हो जाता है। समझना इस कॉन्सेप्ट को। तो जब गर्म पानी ऊपर उठा और उसको हवा मिल गई, तो हवा क्या करेगी, उस गर्म पानी के बहाव को आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो ये गर्म पानी का बहाव धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है। जब ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है, हवाएं जब बिल्कुल धीमे होती हैं, ठीक, लेकिन जब इन्हीं हवाओं में जब तेजी आ जाती है, समझ गए, एक निश्चित समय के बाद इन हवाओं में काफ़ी तीव्रता आ जाती है, तो ये सारी की सारी हवाएं पूरे इस गर्म एटमॉस्फेयर को यहाँ पर संकेंद्रित कर देती हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर केंद्रित कर देती हैं। और जब गर्म हवाएं
पानी से जो भरी हैं वो ऑस्ट्रेलिया की ओर जब केंद्रित हो जाती हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बादल बनते हैं, संघनित होती हैं, वाष्प की बूंदें संघनित होकर बादल बनते हैं। बादल बनने से क्या स्थिति होती है, ठंडक की स्थिति हो जाती है और यहाँ पर बारिश हो जाती है। जब ये बारिश हो जाती है तो कुछ जो बादल हैं वो क्या करते हैं, वो रिवर्स इधर चले जाते हैं और कुछ बादल इस ओर चले जाते हैं। इस ओर कहाँ जाते हैं, इस ओर आपको हिंद महासागर में एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा जिसको बोलते हैं मस्करीन आइलैंड, मेडागास्कर के पास में होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि हाई प्रेशर होता है और वो इस हाई प्रेशर, यहाँ से हाई प्रेशर को खींच लेता है, तो यहाँ का हाई प्रेशर और वहाँ का हाई प्रेशर मिलके काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक, ऊपर हमारा यहाँ पे इंडिया के तिब्बत का पठार है, वो लो प्रेशर में होता है, तो ये हाई प्रेशर की हवा लो प्रेशर की ओर चली जाती है पूरी, इसीलिए भारत में बारिश हो जाती है। और इस कंडीशन को नाम दिया जाता है ला नीना, अर्थात जिसमें गर्म हवाएं ऑस्ट्रेलिया के तटों के ऊपर काफ़ी तेज़ी से बारिश करा दें, वो ला नीना की कंडीशन है। ठीक, अब मैंने क्या बोला कि जब यहाँ पे हवाएं चलती हैं तो कुछ जो बादल हैं ठंडे वाले जो नहीं बरस पाते वो वापस से ऐसे चले जाते हैं, ठीक है, ठंडे पानी में मिलने, तो ऐसे एक तरीके का सर्कुलेशन बन जाता है। इसी सर्कुलेशन को नाम दिया जाता है वाकर परिसंचरण। अगर कहीं शब्द लिखा है कि वाकर परिसंचरण कमज़ोर है तो वो तब कमज़ोर था जब नॉर्मल हवाएं चल रही थी। मजबूत कब हो गया, जब हवाएं तेज हो गई, और जब हवाएं तेज हो गई वाकर परिसंचरण मजबूत हो गया, तो उस कंडीशन को हमने नाम दिया ला नीना। बट ये स्थिति हमेशा नहीं रहती है। जब ये बादल बरस गए, सारी चीज़ें हो गई, तो यहाँ गर्मी ख़त्म हो जाती है और यहाँ उल्टापन आ जाता है। उल्टापन मतलब कुछ गतिविधियों के कारण ये जो व्यापारिक हवाएं हैं अपनी ये दिशाएं बदल देती हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं, तो यहाँ का पानी इधर की ओर गर्म होने लगता है और पेरू के तट पर बारिश करा दी जाती है। इस घटना को हम कहते हैं एल नीनो। अब जब पेरू की ओर बारिश होगी, इधर बारिश नहीं होगी, तो जो मस्करीन आइलैंड है वो इस गर्म संघनित हवा को खींचेगा नहीं, और जब खींचेगा नहीं तो भारत में बारिश नहीं होगी। इसीलिए अल नीनो के टाइम पे भारत में जो बारिश होती है वो कम होती है। ये मैंने सरल से सरल शब्दों में समझाया है। डिटेल में समझने के लिए आपको ज्योग्राफी की क्लास श्री IAS एकेडमी की जब शुरू हो तब देखना। ये एल नीनो देख रहे हो, वार्म वाटर मूवमेंट, ठीक है, इस तरीके की ओर बदल जाता है, तब यहाँ पर भी गर्मी हो जाती है। ये सारी अब गर्मी यहाँ क्यों होती है, इसका एक और रीज़न है कि ये जो बेल्ट है ना पूरी, ये आइलैंड की है, पैसिफिक बेल्ट, इसको रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, विस्फोट होते हैं, तो इसलिए भी पानी यहाँ का गर्म हो जाता है। ठीक है, ये ट्रेड विंड आप देख रहे हो कि स्ट्रॉन्ग काउंटर विंड एक जनरेट हो जाती है। हर चीज़ का एक्स, न्यूटन का नियम है ना, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल आर अपोजिट। तो जब ये हवाएं ऐसे सीधी चल रही थी, नॉर्मल थी, हवाओं में बहाव तेज हुआ तो लानीना बना दिया, लेकिन कुछ समय बाद यही हवाएं धीमी हो गई और काउंटर अटैक वाली जो करंट हैं, जो धाराएं हैं, वो तेज हो गई, तो उन्होंने इसको अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया, तो बारिश यहाँ ना होकर फिर यहाँ हो जाती है। समझ गए, बस इतनी बातें यहाँ समझनी थी। अब एक एक लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है, जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ समझा देते हैं। औद्योगिक युग के बाद से वाकर सर्कुलेशन ने अपना व्यवहार बदल दिया। अब समझ गए वाकर सर्कुलेशन क्या है, कि पवनों की जो दिशाएं हैं या जो गतिविधि है उनसे रिलेटेड, ठीक है। पवनों का मतलब एक तरीके का परिसंचरण। वाकर परिसंचरण इंसो का एक प्रमुख वायुमंडलीय घटक है। इंसो क्या चीज़ है, इंसो बस ऐसे समझो, इंसो ऐसे मैं बताता हूँ, रुको एक मिनट। जैसे अभी क्या है कि हमने यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है, हमने यहाँ पर आपको कोई पॉइंट नहीं दिया है इस जगह पे कि यहाँ पर कितनी बारिश हो जाती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जो मौसम विज्ञानी होते हैं, वो यहाँ पॉइंट दे देते हैं कि 100 मिली बार की यहाँ पर बारिश हुई, ठीक, और फिर यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं जब ला नीनो की घटना होती है कि 90 मिली बार की बारिश हुई, और इसका जो डिफरेंस है 10 मिली बार, उसको नाम दिया गया इंसो। समझ गए, बस यही समझाना था इस पर।
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में, ये आप पढ़ लेना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो क्वेश्चन पूछना था वो मैंने बता दिया, और ये ज्योग्राफी में तो वहाँ डिटेल में बताएंगे। अब जलवायु प्रतिरूप होगा तो सूखा, दावाग्नि, भारी वर्षा, ये सब तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आप पढ़ लेना। अल नीनो ज्वालामुखी विस्फोट, इनके बीच संबंध मैंने एक लाइन में को बता दिया, ठीक है। वाकर परिसंचरण, पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मतलब ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इनके बीच का जो ये क्षेत्र है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध, ठीक है। ये पवनों की प्रणाली जो उष्णकटिबंधीय और उससे परे जलवायु मौसम के प्रारूप को आकार देने में भूमिका निभाती है। प्रशांत महासागर से संबंध है, अभी मैंने दिखाया। अब यहाँ बता सकते ये हिंद महासागर से रिलेटेड है, तो गलत है। इम्पैक्ट भले इसका पूरे विश्व पे, क्यों इम्पैक्ट है? क्योंकि ये हिंद महासागर पे भी इम्पैक्ट डालता है। कैसे? मस्क्रीन आइलैंड के पास से, ठीक है, उसको एक तरीके हाई प्रेशर का बनाता है। तो बस अल नीनो क्या है? एक जलवायु प्रारूप है जो उष्णकटिबंधीय महासागर में सतही जल के असमान रूप से गर्म होने का वर्णन करता है, ठीक है। ये नहीं पढ़ना है। भारत में मानसूनी वर्षा को रोकने का काम करता है, समझ में आ गया। उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के दुर्बल होने या व्युत्क्रमण, व्युत्क्रमण का मतलब अपोजिट होना, क्लियर। व्यापारिक पवनें पहले कैसे चलती थी? ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अब क्या हो गई? वेस्ट टू ईस्ट हो गई। आमतौर पर व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, जो गर्म सतही जल को पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर धकेलती हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर किसको बोलते हैं? इसको, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, ठीक है। तो अब देखो चीज़ें समझ में आ रही, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में चीज़ों को समझ लेना, फिर हमें उसको पढ़ना, ठीक। ला नीना, एक जमाना था मुझे ये कॉन्सेप्ट जीवन में नहीं समझ में आए थे। ला नीना एल नीनो क्या है, मैं यही कंफ्यूज हो जाता था, ला नीना एल नीना, लेकिन एक बार क्लियर किया तो हो गया। अब जब मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा वहाँ एनिमेटेड ढंग से पढ़ा दूंगा, तो फिर ये अंदर तक समा जाएगा। ला नीना एक प्रारूप है जो उष्णकटिबंधीय महासागर की असमान शीतलन का वर्णन करता है। इसे भारत में वर्षा सहायता के लिए, अब समझ गए, मस्करीन आइलैंड, तिब्बत का पठार, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में प्रबल होने के, व्यापारिक पवनों के प्रबल होने से बनती है, ठीक है। तो देखो चीज़ें क्लियर हो रही, वही कि पूर्व से पश्चिम, हाँ सर ये चीज़ें, ठीक है। व्यापारिक पवनों के सुदृढ़ीकरण से मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सतह का तापमान औसत से कम हो जाता है, ठीक है। मतलब पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत, पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत का मतलब अभी जो मैंने बताया ये वाला क्षेत्र, ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ तापमान ठंडा हो जाता है ला नीना में, ठीक है। क्यों? क्योंकि गर्मी यहाँ हो जाती है, बारिश ऑस्ट्रेलिया में होती है, ठीक। ये हो गया, ये आप पढ़ लेना, ठीक। एल नीनो वही दक्षिणी दोलन, ये समुद्र और वायुमंडलीय स्थितियों के बीच परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली जलवायु घटना है। पश्चिमी और पूर्वी प्रशांत महासागर समुद्र स्तर के वायु दाब में अंतर को, ठीक, एक लाइन में समझना होता है। ज़्यादा इसको समझोगे ना उलझ जाओगे फिर, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ लेना, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्रभाव क्या पड़ेंगे? तो वही चरम मौसम की घटनाओं की प्रवृत्ति होगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और समशीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, लेकिन उनसे भी पहले पढ़ाऊंगा चक्रवात, तब चीज़ें समझ में आएंगी। तो ज्योग्राफी की जब क्लास शुरू होगी, देखो बाकी जो आपकी क्लासेज हैं वो सारी 15 अक्टूबर से शुरू होंगी। जीएस की जितनी भी जीएस की क्लासेज हैं, चाहे वो पॉलिटी की हो, शुरू में पॉलिटी और इकोनॉमिक क्लास चलेगी, और मे भी वो अक्टूबर के एंड तक पूरी ख़त्म हो जाएंगी। नवंबर के फर्स्ट वीक से आपकी एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया की क्लास शुरू होगी, 10 से 12 नवंबर तक वो भी ख़त्म होंगी। अब आप सोच रहे हो सर इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो जाएंगी? एक दिन में 7 से 8 क्लासेज आएंगे सर, ठीक है। तो आप परेशान हो, मेरा उद्देश्य दिसंबर तक कोर्स ना केवल ख़त्म कराना, चीज़ें आपको याद करवाना, और साथ ही एमसीक्यू की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहो, इस बार 2024 का प्रीलिम्स आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव, तो बस इसको देख लेना, इसमें क्या बताना ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ बताना था क्या? नहीं, मैंने क्वेश्चन तो बता दिए थे। सीबीडीसी वाला शायद क्वेश्चन मैंने नहीं दिखाया, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया क्वेश्चन, ये भी दिखा दिया। महात्मा गांधी, हाँ ये सीबीडीसी वाला क्वेश्चन मैंने बोला था ना, आया था यूपीएससी में। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में यूएस डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग
किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। SWIFT ये स्विफ्ट मैकेनिज्म है। स्विफ्ट मैकेनिज्म क्या करता है, एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। जैसे हमारे यहाँ IFSC कोड वगैरह होता है ना, तो वैसे ही स्विफ्ट होता है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक। तो अब यहाँ पे आप देखो, कह रहा कि किए बिना डिजिटल मुद्रा भुगतान करना संभव है, तो संभव है। कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है, बिल्कुल। हम उसमें जैसे होता है ना, फ़ोन पे हम जब भेजते हैं तो उसमें डेट टाइम सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ फ़ोन पे यहाँ पे हुआ है, क्लियर। तो ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी, यानी कि इसका आंसर आपका सी हो गया। देखो क्वेश्चन यहाँ भी बैठ के लग रहा है कि बड़ा सरल था, लेकिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम हॉल में किया है ना, हो सकता है एग्ज़ाम हॉल में सही कराए हों, लेकिन CSET ने तो बैंड बजा दी थी ना। तो इसीलिए CSET की क्लासेस भी लगातार करते रहिए। श्री IAS एकेडमी आपको CSET की क्लासेस कवर करा रही है और जल्दी ही उसमें टॉपिक ख़त्म होने वाले हैं, तो आप उनको मिस मत करें, ठीक है। उनको लगाएं, अभी से करें। अगर आप इस भ्रम में फिर से बैठे हो कि जनवरी से CSET लगा लोगे, आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो, तो फिर UPSC भी बैठी है आपके लिए, वो भी बताएगी कि ठीक है बेटा हम भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई। करंट के हिसाब से हमने सारी अपने इस टॉपिक को कवर किया, ठीक है। जो भी इसमें टॉपिक मैंने बोले हैं कि मैं उनको GS के सेगमेंट में कवर कराऊंगा, चाहे वो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी की बात हो या ज्योग्राफी में एल नीनो ला नीना की बात हो, ठीक है, तो वो वहाँ होगी कवर। आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूलूंगा, मुझे चीज़ें याद हैं। जब मुझे बैक ईयर याद रहता है तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने कल के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और MCQ वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा। श्री IAS एकेडमी में भी आप जाकर वहाँ से भी लिंक मांग सकते हो, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।